हेलो फ्रेंड्स, मैथमेजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फिज़िक्स से रिलेटेड मोस्ट कमिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करूंगी, जो कि प्रायः सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी सीएचएसएल पीएमटी इन सब एग्ज़ामों में आता रहता है और पूछा भी जाता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स का पहला क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं दी हूँ सब मोस्ट कमिंग क्वेश्चन हैं और बार बार आते हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यहाँ जो क्वेश्चन 25 हैं उसके अलावा उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड साइड क्वेश्चन भी क्या क्या आएंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी, ताकि आपका फिज़िक्स का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। तो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है बहुत इनिशियल और अर्ली गैल्वेनोमीटर है, जो कि यूज किया जाता था करंट मेज़र करने के लिए। तो करंट मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होगा ये स्टडी करंट। तो टैंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो अब नहीं यूज किया जाता है, बहुत पहले इसको इन्वेंट किया गया था, अर्ली इन्वेंशन है। और इसको हम लोग जो है इससे करंट बहुत थोड़े मात्रा का करंट जो है ये मेज़र कर पाता है, मतलब थोड़ा अमाउंट का करंट, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का करंट ये मेज़र नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में हमको तो टिक मार्क क्वेश्चन ही रहेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक को अच्छे से समझे रहेंगे तो उस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी देता है तो आप उसको कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको टॉपिक का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप रटा रटाया ज्ञान लेकर के प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन अगर ज़रा सा भी टर्न करेगा, घुमाएगा, तो आप उसमें अटक जाएंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं या बहुत कम अट्रैक्शन होते हैं, जिनका मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, जो वीक अट्रैक्शन दिखाते हैं, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे देखिए आयरन, कॉपर, निकल, ये सब तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक दिखाते हैं, क्योंकि आप कॉपर का देखते ही हैं, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन जो बनाया जाता है उसमें कॉपर यूज किया जाता है। इसका मतलब ये सब तो है मैग्नेट के साथ अच्छा अट्रैक्शन दिखाता है। एल्युमिनियम जो है यहाँ पे, ये देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाएगा, क्योंकि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन दिखाता है। और साथ ही साथ जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया जाता है तो जनरली क्या होता है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन हाई रखते हैं, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन किए रहते हैं कुछ देर तक। लेकिन ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होता है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तुरंत लॉस कर देते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये एल्युमिनियम है। इसके अलावा हो सकता है कि एल्युमिनियम के अलावा कभी ऑप्शन आपको दूसरा दे दे, जैसे इस एल्युमिनियम के साथ साथ दूसरा मेटल भी है, लिथियम है। लिथियम भी जो है वो पैरामैग्नेटिक है। मॉलिबेडनम, जिसको एमओ से दिखाते हैं, मॉलिबेडनम भी है, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। अगर ये मेटल में आते हैं, और नॉन मेटल में अगर पैरामैग्नेटिक पूछता है तो आप ऑप्शन में नॉन मैग्नेटिक में ऑक्सीजन लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज़। तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज़ क्या होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है कि जब उसके जो कंडक्टर के दोनों सिरे होते हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है
इनके बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो बहुत स्लाइड करेगा, मतलब करंट एकदम जीरो होता है। आइडियल वोल्टमीटर में करंट बहुत कम फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट बहुत कम फ्लो करता है, तो इसका मतलब नियर अबाउट हम जीरो ही मान लेते हैं, तो स्लाइड करंट का वो रहेगा। तो अगर करंट कम फ्लो कर रहा है या स्लाइड है या नियर अबाउट ज़ीरो मान लेते हैं, तो अगर आई ज़ीरो हो गया तो आपको पता ही है आर इक्वल्स टू ओम्स लॉ से देखें तो भी बाई आई होता है। अगर भी बाई आई को हम ज़ीरो ले लें तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अगर आइडियल वोल्टामीटर रहेगा, ठीक है, अगर आइडियल वोल्टामीटर रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो ये इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और भी बनता है जो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ एन इसी में रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर आ जाए, ठीक है। वोल्टामीटर जैसे यहाँ आया है, वोल्टामीटर की जगह यहाँ पे क्या दे दे, यहाँ पे दे दे अमीटर। तो एमीटर में अगर रेजिस्टेंस पूछता है तो एमीटर में रेजिस्टेंस इसमें जैसे है कि भी हाई होता है लेकिन आई ज़ीरो होता है वोल्टामीटर में, उसमें वोल्टेज को हम लोग ज़ीरो कर देंगे। तो एमीटर के केस में क्या होगा, आर ज़ीरो होगा। एमीटर के केस में आर ज़ीरो और वोल्टामीटर के केस में आर जो है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, याद रखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, तो बोलेंगे आर, उस केस में ज़ीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन इज यूजफुल फॉर इट्स यूज एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि करंट जो है इसमें एक ही दिशा में बहती है, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा एक ही दिशा में बहेगी। जनरली देखिए करंट जो है इस तरह से जाती है दोनों साइड, है ना, लेकिन इसमें जो है यूनिडायरेक्शनल में क्या है, करंट एक ही दिशा में बहेगी, एक ही दिशा में बहेगी इस तरह से। तो अब करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रही है तो इस तरह का मतलब डीसी करंट और इस तरह का मतलब एसी करंट। तो अब यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने के कारण इस पीएन जंक्शन का जो यूज़ है, इस पीएन जंक्शन का जो यूज़ है वो आप देख लीजिए, वो है हमारा कि इसको रेक्टिफायर, यूज़ एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। रेक्टिफायर का मतलब है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। एसी जब डीसी में कन्वर्ट किया जाता है मतलब रेक्टिफाई किया जा रहा है ना। तो अब अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये तो काम यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है कि यूनिडायरेक्शनल है तो ये डीसी जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो एसी, कोई भी एसी करंट लो और उसको पीएन जंक्शन लगा करके यूनिडायरेक्शनल बना करके डीसी में कन्वर्ट कर दो। तो अब यहाँ पे ये एज अ रेक्टिफायर यूज़ होता है, ये एकदम याद रखिएगा। और कभी कभी इस पर एक क्वेश्चन आ भी जाता है कि रेक्टिफायर में क्या होता है, कभी देता है डीसी टू एसी, एसी टू डीसी। तो इस तरह से आप याद रखिए कि जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो हमेशा क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंटी सैटेलाइट यूज़ फॉर। इंटी सैटेलाइट हमेशा क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है सैटेलाइट, हर कोई सैटेलाइट, लेकिन यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है ये इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये आप बस याद करके रखिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इस पर क्वेश्चन आते नहीं हैं लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए आप याद रखिए इंटेल सैटेलाइट इज़ यूज फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होगा, देखिए फुल डुप्लेक्स का पहले मतलब समझते हैं हम लोग कि ये फुल डुप्लेक्स क्या है।
तो फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब है आप रोड ले लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है अगर रोड कोई है तो रोड में जैसे कि 1 वे 2 वे, आपने रोड को सुना होगा। तो जैसे मान लीजिए एक रोड है, इस पे गाड़ी इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है, ठीक है। एक ही टाइम में जो हमारे ट्रैफिक जो है दोनों साइड में रन कर रहा है और एक ही टाइम में एक ही रोड पे, तो ये कहलाएगा फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें दोनों साइड में काम हो रहा है ना। तो डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन। फुल डुप्लेक्स का डिफिनीशन क्या होगा? डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिंगल कैरियर एट द सेम टाइम। तो देखिए सिंगल कैरियर मतलब ये रोड जो है एक सिंगल कैरियर है और इसी रोड से हमारे जो व्हीकल्स हैं वो दोनों पास कर रहे हैं, एक इधर से जा रहा है और एक जो है वो इधर से जा रहा है, ठीक है। तो हमारे व्हीकल्स जो है वो दोनों साइड से पास कर रहे हैं और एक ही टाइम में। तो ये हुआ हमारा फुल डुप्लेक्स। तो पहले आप डिफिनीसन नहीं जानते रहेंगे, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप ऑप्शन समझ ही गए होंगे। इसमें कौन सा आंसर होगा? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन हमको पता ही है मोबाइल फ़ोन का काम क्या है। मोबाइल फ़ोन जो है वो कि हम मोबाइल से एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ कोई सुनता है उसको, और उधर से कोई बोलने का काम करता है, इधर से कोई सुनने का काम करता है। अगर दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दोनों, और बोथ आर फ्री टू स्पीक एंड लिसन एट द सेम टाइम। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन यहाँ पे आंसर होगा। कहीं कहीं इससे क्वेश्चन आएगा और उसमें एग्जांपल टेलीफोन दे देगा तो आप टेलीफोन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिंगल कैरियर एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 है अ स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द। अच्छा देखिए, स्विच हमेशा जो है वो किससे कनेक्ट रहता है? तो स्विच हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट रहता है ना। तो स्विच हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट रहता है। लाइव वायर को लाइन वायर यहाँ पे बोलेंगे। तो क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्विच जो है लाइव वायर से कनेक्टेड है तो जब हम उसको ऑफ़ करेंगे तो करंट बंद हो जाएगा, अप्लायंसेस में नहीं पहुँचेगा, और अगर हमारा लाइव वायर से कनेक्ट नहीं रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा लाइन वायर। इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा लाइव वायर, ठीक है। तो लाइव वायर से कनेक्ट होने का मतलब है कि अगर स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, और लाइव वायर से कनेक्ट है तो स्विच ऑन किया जाएगा तो फिर करंट फ्लो करने लगेगा। इसीलिए स्विच हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। गुड रेजिस्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ। तो गुड रेजिस्टेंस और कॉइल आर मेड ऑफ, देखिए रेजिस्टेंस कॉइल जो होते हैं वो मोस्टली हमेशा एलॉय के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एलॉय क्या है? इसमें एलॉय का मतलब है कि यहाँ पे ये तो हमको पता है मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो एलॉय कौन बचा? ये बचा है ना। तो इस तरह से हमारा मैग्नीन जो है वो एलॉय है, और इसको हम लोग इसी को राइट आंसर बोलेंगे कि मैग्नीन जो है वो गुड क्या होगा? हमारा गुड रेजिस्टेंस कॉइल होगा, है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे एलॉय में कोई और नाम दे देगा, मेटल यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, एक दूसरा एलॉय दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि एलॉय का बनता है, तो आप एलॉय को वहाँ पे देखेंगे आंसर में 3 तो हमेशा मेटल ही रहता है, मोस्टली मेटल दे देता है, 1 तो एलॉय देता है। तो आप हमको पता ही है कि आप एलॉय जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप मेटल तो जानते हैं कि सारे मेटल कौन कौन है। तो उस मेटल में से 3 तो मेटल हटा के जो बचा एक एलॉय, उस पर आप जो है वो मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये रहा इसको मतलब आंसर देने का या आंसर पकड़ने का तरीका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो करंट फ्लो बिटवीन 2 चार्ज बॉडी। दो करंट फ्लो नहीं करता है 2 चार्ज बॉडी के बिटवीन कब? तो देखिए करंट कब फ्लो करता है, सबसे पहले हम बता देते हैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बता के। करंट तभी फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है और ये हमारा कनेक्ट है इस तरह से बैटरी से, यहाँ पे एक की बना दीजिए।
तो स्विच ऑन हुआ कि बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अच्छा, ये कब फ्लो करता है? जब यहाँ पे ये देखिए एक कंडक्टर जो लगा हुआ है, इसका मान लीजिए यहाँ पे एक इंड ए है और ये इंड बी है। अब ए और बी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज कुछ और है, यहाँ का वोल्टेज कुछ और है, तो अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करता है, तभी चार्ज फ्लो करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करता है ना। तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा कब? जब पोटेंशियल सेम हो। यहाँ क्योंकि बोल रहा है करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब दोनों का जैसे मान लीजिए हीट से समझते हैं, हीट आप कब फ्लो करता है? जब दो बॉडी के बीच में, मान लीजिए एक ए बॉडी है, बी है, इस पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है, तो करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, 40 से 30 की तरफ जाएगा, है ना, गर्म से ठंडे की तरफ। एक ऑब्जेक्ट हम ले ले रहे हैं ए और एक ऑब्जेक्ट ले ले रहे हैं बी, ठीक है। अब दोनों में मान लीजिए टेम्परेचर दोनों का 30 हो तो हीट फ्लो नहीं होगा, है ना, तो हीट फ्लो नहीं होगा। सेम ऐसे ही करंट फ्लो कब नहीं होगा? करंट फ्लो तब नहीं होगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो, है ना। अगर वो दोनों कंडक्टर जो हैं इस तरह से ए और बी मान लीजिए है, कंडक्टर के दो सिरे हैं और यहाँ दोनों पॉइंट पे ही पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर? इसका नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो आप ये टिक कर लीजिए, इसका सी नंबर होगा कि इफ़ दे हैव सेम पोटेंशियल तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बोल रहा है अगर सेमी कंडक्टर है कोई, ठीक है, सेमी कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगा? तो देखिए जनरली तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि जब भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर है ये, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे कि जैसे ही हीट पाएंगे ये क्या जंप करने लगेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या करेंगे कि बाहर निकल के फ़्लो करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी या चार्ज या विद्युत धारा का प्रवाह। कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज जब प्रवाह करता है, मूव करता है, तो उसे बोलते हैं विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का डेफिनेशन तो यही है कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो अगर कहीं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो यानी वो कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, नहीं प्रवाहित हो रही है तो कंडक्टिविटी उसकी नहीं है या कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे, ज़्यादा फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो यानी टेम्परेचर बढ़ने पे क्या कहेंगे हम लोग कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी में इसको उल्टा करके कभी कभी दे देता है कि टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? तो वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मो किसकी यूनिट है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी। तो मो देखिए, मो क्या है? अगर हम इसको लिखें तो मो है MHO और इसका उल्टा करें तो क्या है? OHM। OHM मतलब ओम। ओम तो आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो अगर रेजिस्टेंस है और ये इसका उल्टा है तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट और रुकावट को का मतलब प्रवाह मतलब कंडक्टिविटी, है ना। तो मो जो है वो कंडक्टिविटी का जो इसका जो होता है करेक्ट आंसर होगा कंडक्टिविटी। मो किसकी यूनिट है? कंडक्टिविटी की। रेजिस्टेंस का उल्टा है मो, ओम का उल्टा है मो और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, इसलिए मो जो है वो कंडक्टिविटी का यूनिट होगा। इससे आप समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज इन फोटोग्राफी बिकॉज, क्यों यूज किया जाता है, तो इसको बस एक ही लाइन में हम बताएंगे। सोडियम थायोसल्फेट जो है उसका एक दूसरा नाम भी है, वो है फिक्सर। ठीक है, फोटोग्राफी के केस में इसका नाम ही है फिक्सर। फोटोग्राफर एक्चुअली इसको फिक्सर ही बुलाते हैं। तो आप समझ जाइए, फ़ोटो जो नेगेटिव वगैरह जो प्रिंट वो लोग बनाते हैं उसको ये फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो मोस्टली यूज एज अ फोटो फिक्सर इन फोटोग्राफी। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका नेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है ना, इसका जो नेचर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर है, Na2H2O3। तो ये जो है इसका नेचर ही देखिए, कई एलिमेंट है इसमें, तो ये इसका नेचर जो है कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसीलिए सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फिक्सर का काम करता है। और इसमें कौन से आंसर में फिक्सर लिखा है, फिक्सिंग लिखा है, वो है आंसर नंबर 1। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द फोटोग्राफ्स। अब याद रखिए, कहीं कहीं ये फिक्सिंग द फोटोग्राफ इतना बड़ा नहीं लिख के वन वर्ड में यही आता है फिक्सर, तो आप फिक्सर को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हम, विच लॉ इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग विथ अ स्टिक। ठीक है, तो कौन सा लॉ जो है यूज किया जाता है कारपेट क्लीनिंग में। ठीक, तो अब देखिए विच लॉ, कौन सा लॉ, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कारपेट क्लीन करते समय भी कोई फिजिक्स का लॉ लगाते हैं, या तो हमको पता ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फील नहीं करते हैं, फिजिक्स तो दैनिक लाइफ में हर रोज़ हर जगह चल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है हमें। तो यहाँ देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ होगा, क्यों होगा बता रहे हैं। देखिए डस्ट पार्टिकल कैसे सेपरेट होते हैं कारपेट के अंदर से, पहले तो ये देख लीजिए, आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। तो डस्ट पार्टिकल कब सेपरेट होते हैं कारपेट से, बाय बीटिंग, है ना, जब हम लोग उसको पीटते हैं विथ ए स्टिक। क्यों, क्योंकि जो ड्यू टू इनर्शिया देर रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो वो जो हैं, जो धूल के कण हैं बीट करते हैं, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसको बीट करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। तो कारपेट तो अभी रेस्ट में ही है, लेकिन वो मोशन में आ गया तो वो क्या होता है, अलग हो जाता है ना। इस तरह से डस्ट पार्टिकल ट्राई टू रेजिस्ट चेंज इन दियर स्टेट ऑफ रेस्ट। वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको यहाँ पे एक बार बता देते हैं। पहला लॉ में न्यूटन का क्या कहता है कि अगर या कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक कि उसको वाई बल लगा के उसको गतिमान ना किया जाए, और कोई वस्तु अगर गति में है, अगर मोशन में है, तो वो तब तक गति में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई वाई बल नहीं लगाया जाए या बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, और इस तरह से हम देखिए यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ही देता है यहाँ, हाँ, तो ह्यूमन बॉडी ही आंसर होगा यहाँ। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ देखिए इबोनाइट लिखा हुआ है ना, ये हमारा इबोनाइट, ये ध्यान दीजिएगा कि इबोनाइट जो है वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब तो आप समझ ही रहते हैं, जिसमें से करंट पास नहीं करता है, वो होता है इंसुलेटर। ठीक है, तो इबोनाइट यहाँ एक इंसुलेटर है। कभी कभी आ सकता है कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट, बहुत सारा आंसर वो दे दे और उसमें पूछे कि इबोनाइट भी साथ में दे दे और पूछे इंसुलेटर कौन सा है, तो हमने इसलिए बता दिया कि इबोनाइट का एक क्वेश्चन और भी बनता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक इबोनाइट देगा और पूछेगा क्या ये इंसुलेटर कौन सा है। तो ये जो है एक इंसुलेटर है, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, या धारा प्रवाह को ये पूरी तरह रोकता है। ठीक है, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा कि जो हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रिसिटी, वो होगा ह्यूमन बॉडी। आपको पता ही है, आपको करंट लगता है, अभी भी हर किसी ने थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में करंट का झटका खाया हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है एक गुड कंडक्टर है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी। तो कौन सा इसमें से मैक्सिमम एनर्जी रखता है, तो देखिए जिसका वेवलेंथ जो है कम होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है,
और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हाई होता है और इसका वेवलेंथ लो होता है। जिसका वेवलेंथ लो एनर्जी हाई, एच फॉर हाई लिख रहे हैं। और इसका रेड कलर जो है, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? ज़्यादा। तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? रेड की एनर्जी कम होगी। तो यहाँ वॉयलेट का वेवलेंथ जो है वो कम, तो एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। वेवलेंथ को लैम्डा, इस तरह से ये साइन है वेवलेंथ का, ठीक है। तो वेवलेंथ इसका कम होता है इसलिए एनर्जी हाई, ये समझ के रखिए। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन अ फोटोग्राफिक कैमरा इज 5 सेंटीमीटर। तो बताना है हमको क्या कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले ये एक न्यूमेरिकल सम्स हो गया। तो इसमें हम आते हैं, देखिए जब भी आपको फोटोग्राफिक कैमरा का फोकल लेंथ दिया रहेगा और पावर पूछेगा तो आप क्या करिएगा कि पहले फोकल लेंथ को ये देखिएगा कि वो मीटर में है या नहीं। यहाँ देखिए मीटर में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो अब मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करें इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5/100 मीटर, है ना। 5/100 मीटर। तो अब ये हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद P इक्वल्स टू होता है 1/f, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ ये जो है 5/100, 1/f है, मतलब इसी को उल्टा कर देना है 1/5/100, या फिर ये आगे जाएगा 100/, ये हो जाएगा हमारा P इक्वल्स टू 1/f। तो P 1/5/100। अब यहाँ हुआ हमारा 100/5 और ये 5 से 2 10 20 आ गया, 20D। और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ यहाँ पे और बता देते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है पावर की यूनिट पूछता है, ठीक है। तो पावर की यूनिट याद रखिएगा, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो डी से इसको डिनोट करते हैं और डायोप्टर, ये भी याद रख लीजिए क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि पावर की यूनिट क्या है, तो डायोप्टर है। ये एक यहाँ पे और क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज़। कहीं पे भी टाइम पीरियड रेवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आ जाए अगर, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिमाग में आते ही आपका टाइम पीरियड का जो है वो हमेशा आ जाना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड जो है 24 आवर्स, सॉरी। तो टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। अब चूँकि यहाँ 24 आवर्स डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ का भी हमको पता है 24 घंटा ही होता है ना। तो अर्थ के इक्वल होता है। कहीं कहीं पे आपको देखेंगे कि इस तरह से सेंटेंस में नहीं दे करके टाइम दे देता है 32 आवर, 48 आवर, 15 आवर, 24 आवर। तो आप 24 आवर्स दिमाग में रख के चलिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड आते ही आप 24 आवर्स ही लिखेंगे, 24 आवर्स रखेंगे दिमाग में। और अगर उसको सेंटेंस में दिया है तो इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अ पेंडुलम बीट्स फास्टर देन अ स्टैंडर्ड पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम हमेशा जो है बहुत फास्ट बीट करता है स्टैंडर्ड पेंडुलम के कंपेयर में, नॉर्मल पेंडुलम। स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ होती है, आइडियल कोई भी चीज़ होती है, तो वो आइडियल तक कोई भी चीज़ आइडियल नहीं पहुंच पाती है ना, इंसान भी आइडियल नहीं है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड से फास्ट बीट करता है। तो अब इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टैंडर्ड बीट, अगर उसको हम चाहें कि इसका बीट स्टैंडर्ड हो जाए, तो जो पेंडुलम का लेंथ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या बॉब का मास कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा? ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए आप। तो हम देखिए पहले बता देते हैं पेंडुलम क्या है। हमने कहा ना थोड़ा थोड़ा हम लोग हर चीज़ को समझते हुए करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे। अब देखिए ये है हमारा
एक फिक्स रहता है, इस फिक्स के से एक लेंथ स्ट्रिंग जो है एक बॉब को बांध करके, ये बॉब रहता है पीतल का, इसको बॉब को इस स्ट्रिंग से बांध करके लटका दिया जाता है। तो ये हमारा एज अ पेंडुलम काम करता है। अब इस पेंडुलम को इस तरह से ये इधर, जैसे घड़ी का पेंडुलम आप देखें इस तरह, ऐसे इस तरह से इधर और इधर रोटेट करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पेंडुलम। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम को हमको स्टैंडर्ड बीट करना हो तो क्या करना होगा। स्टैंडर्ड बीट होने के लिए इसका मतलब हमको टाइम पीरियड को बढ़ाना होगा, है ना। तो यहाँ देखिए हमको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई, और G जो है वो ग्रेविटी है। तो अब यहाँ पे L, अगर हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो L है वो, अगर हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम L बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे L, क्योंकि L क्या है, ऊपर है, कोई चीज़ ऊपर अंश में रहती है वो बढ़ती है तो सामने वाला भी बढ़ता है। अगर ये हर में होता है L तो इसके घटने से ये बढ़ता, लेकिन L ऊपर है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इस पेंडुलम का जो लेंथ है उसको हमको इंक्रीज करना होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन होगा क्या, सी नंबर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लॉन्गर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा है जो वर्चुअल इमेज बड़ा इमेज बनाएगा, है ना, वर्चुअल इमेज लॉन्गर इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ देखिए दो कंडीशन में वर्चुअल इमेज हमको मिलता है। एक तो कन्वेक्स लेंस से भी मिलता है, ठीक है, एक तो हमको कन्वेक्स लेंस से भी मिलता है, और दूसरा कन्वेक्स लेंस, और दूसरा है हमको ये कनकेव मिरर से भी मिलता है, कनकेव मिरर। ये दोनों ही जो है वर्चुअल इमेज लॉन्गर साइज में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हमारा है, तो दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए नीचे में बोथ B एंड C दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम दोनों ही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये हमारा दोनों ही आ रहा है, तो हम दोनों को दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, है ना। अच्छा, याद रखिएगा लेंस में रहेगा तो कन्वेक्स, जैसे लेंस की स्पेलिंग छोटी है तो कन्वेक्स की भी स्पेलिंग छोटी है, देखिए 6 लेटर्स की है। और मिरर बड़ा है तो मिरर के साथ हम कनकेव लेंगे कि कन्वेक्स, ये कन्फ्यूजन आपको आ सकता है। तो याद रखने का तरीका, मिरर में देखिए स्पेलिंग में बड़ी है तो कनकेव भी की भी इसके स्पेलिंग बड़ी है, और लेंस में देखिए स्पेलिंग, लेंस छोटा स्पेलिंग है तो कन्वेक्स भी 1 लेटर तो छोटा ही है कनकेव से। तो इस तरह से ये तो रहा सिर्फ याद करने का एक ट्रिक, ठीक है, जो कि हमने आपको दे दिया। अच्छा, पार्सेक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पार्सेक। तो पार्सेक किसकी इकाई है या किसकी यूनिट है ना। तो पार्सेक एग्ज़ाम में अब लोग समझते हैं क्या ही आ गया, अजीब सा नाम है, ज़रूर किसी बड़ी यूनिट का होगा, मैग्नेटिक, जैसे यहाँ आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का होगा या साइनिंग ऑफ द लाइट का होगा, क्योंकि पार्सेक जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, किसकी यूनिट है, लेंथ की या डिस्टेंस की यूनिट है। क्यों, पार्सेक जो है क्या है, पार्सेक याद रखिए, पार्सेक जो है वो डिस्टेंस या लेंथ मेज़र किया जाता है, और डिस्टेंस मेज़र किया जाता है किसके बीच में, डिस्टेंस मेज़र किया जाता है, मेज़र द लार्ज डिस्टेंसेस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। मतलब ये एक तरह का लेंथ मेज़र करने का यूनिट है जो बहुत बड़े बड़े लेंथ को मेज़र करता है। ठीक है, बहुत बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र करता है
और यह कहाँ पे यूज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहता है वहाँ पे हमारा पारसेक यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और भी बनता है, वो क्या बनता है कि पारसेक, 1 पारसेक PC, इसका सिंबल जो है वो स्मॉल p और c है, तो 1 पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर तो आपको पता ही है ना, फिर भी हम यहाँ एक बता देते हैं। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है पूछता है एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होगा, तो 3.26। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव एज अ, एयर बबल पानी के अंदर कैसा दिखता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, या कैसा बिहेव करता है। एयर बबल जो है वाटर के अंदर, इस तरह पानी के अंदर ये जो एयर बबल है वो एकदम कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कनकेव लेंस। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एयर बबल वाला पानी के अंदर बिहेव कैसे करता है, कनकेव लेंस की तरह। या इस पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि एयर बबल पानी के अंदर किस तरह का बिहेव करता है, हमें कनकेव लेंस की तरह ना दे करके डाइवर्जिंग या फिर कन्वर्जिंग लिख देता है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। तो अब अगर डाइवर्जिंग लिखेगा तो आप इसी को टिक करिएगा, क्योंकि जहाँ कनकेव है वहाँ क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। द टेम्परेचर ऑफ द बॉय ऑफ अ हेल्दी मैन। तो टेम्परेचर आपको पता ही है कि जनरली 98.4 होता है, लेकिन किस में, सेल्सियस या केल्विन में नहीं, किस में 98.4 होता है, फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट तो दिया नहीं है, हमको सेल्सियस या केल्विन में बताना है। ये दोनों ही गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। आप अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, और अगर फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया रहेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड। इसका आंसर आप याद रखिए, ये NRSA जो है, NRSA इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लाइट इज़ यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज इट। क्यों रेड लाइट ही यूज किया जाता है, किसमें, डेंजर का निशान दिखाने के लिए हमेशा रेड लाइट ही यूज किया जाता है। तो देखिए रेड लाइट जो है ट्रैफिक में भी आपने देखा है कि रेड लाइट यूज किया जाता है ना, इस तरह से ट्रैफिक का सिग्नल भी बनाया रहता है, तो आपको समझ में आ जाता है नहीं भाई अब नहीं जाना है, नहीं तो आगे और दूसरे वे से गाड़ी आ रही होगी और हमारा खतरा है हमारे लिए। तो डेंजर का निशान इसलिए रेड लाइट से बनाया जाता है। अभी इसके पहले हमने वेवलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, एनर्जी और वेवलेंस से, उसी से रिलेटेड यहाँ भी वेवलेंस से ही है। रेड लाइट का वेवलेंथ लैम्डा जिसको कहते हैं, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ये एयर मॉलिक्यूल्स को जो है स्कैटर्ड, इसके जो रेड लाइट जब चलती है तो एयर मॉलिक्यूल जो कि हवा में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये टकरा के स्कैटर्ड नहीं होती है। ठीक है, और जो स्कैटर्ड हो जाएगा, वैसे मान लीजिए कोई लाइट चल रही है ना, मान लीजिए कोई लाइट चल रही है और उसमें एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए रास्ते में, तो वो क्या करेंगे, टकराएंगे, तो इस तरह से स्कैटर्ड होगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी और ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अब ये डीम हो जाएगा ना, है ना, उतना हाई शार्प नहीं रह जाएगा, स्कैटर्ड होते होते ये वीक हो जाएगा। लेकिन चूँकि रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ इतना ज़्यादा होता है कि स्कैटरिंग को ये रोक देता है, स्कैटरिंग होने नहीं पाती है, तो स्कैटरिंग को रोक देगा। तो क्या होगा, स्कैटरिंग रोकने से
कि ये बहुत दूर से ही दिखाई देगी, है ना। रेड लाइट में स्कैटरिंग नहीं है तो बहुत शार्प रहेगी और बहुत दूर से ही दिखाई देगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो होगा कि रेड लाइट इज यूज एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज इट स्कैटर्ड लीस्ट। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन जाता है कि जैसे हमारा विबजियोर है ना, 7 रंग जो है GYOR, तो विबजियोर है क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें चारों ये 7 कलर रहता है। इसी में से पूछ लेता है विबजियोर में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्या है ये, इन ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पिक्चर on the screen are produced due to bombardment of क्या, इलेक्ट्रॉन ऑन अ वाइट स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन ऑन अ फ्लोरोस्क्रीन इसकी वाइट स्क्रीन, एक्सरे फोटॉन्स ऑन अ वाइट फ्लोरोस्क्रीन स्क्रीन, आर एक्सरे फोटोन ऑन अ वाइट स्क्रीन। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जो रेड ब्लैक एंड वाइट टीवियाँ होती थी पहले, अभी तो नहीं है, ब्लैक एंड वाइट टीवियों के पीछे में क्या होता है, फास्फोरेसेंट कोटिंग की जाती है। ठीक है, इस तरह से समझिए इसको। ये मान लीजिए एक टीवी है, तो टीवी का फ्रंट जो आपको दिखता है वो नहीं, उसके बैक जो ग्लास होता है टीवी के उल्टे साइड में, तो जो ग्लास स्क्रीन होता है उस पर जो है इस तरह से ब्लू रंग का फास्फोरस से दिखा रहे हैं, तो फास्फोरेसेंट कोटिंग इस तरह से ऐसे यूनिफॉर्मली फैला दिया जाता है टीवी के ऊपर। अब पीछे आप देखे ही होंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन जैसा एक साइन रहता है, पुरानी टीवी में देखे होंगे। तो जब उससे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आता है, इसके ऊपर टकराता है, ठीक है, तो इससे ऐसे इस स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन जो है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या करते हैं, आके स्क्रीन से टकराते हैं, और स्क्रीन से ये जब टकराते हैं, स्क्रीन जो है वो एल्यूमिनेट होता है, उसी अकॉर्डिंगली स्क्रीन जो है वो एल्यूमिनेट होके बदलता रहता है और स्क्रीन प्रॉपर दिखाई देता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दें, तो ये होगा इसका आंसर इलेक्ट्रॉन ऑन अ फ्लोरोस्क्रीन वाइट स्क्रीन। ठीक है, किसकी बौछार की जाती है, बम्बार्डमेंट पूछ रहा है, बम्बार्डमेंट मतलब किसकी बौछार की जाती है, किससे स्ट्राइक कराया जाता है। तो पिक्चर स्क्रीन पे किसका बम्बार्डमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑन अ फ्लोरोस्क्रीन वाइट स्क्रीन। ठीक है, इसमें अब ये एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, तो फास्फोरेसेंट कोटिंग होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कोटिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ़ अ हाई पावर हीटर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मेन्स देन बल्ब्स इन द हाउस बिकम्स डीम बिकॉज देयर इज अ, अगर देखिए बोल रहा है अगर कोई इलेक्ट्रिक मेन्स से आप बहुत हाई पावर का हीटर लगा दिए हैं तो बल्ब जो होता है घरों में वो डीम हो जाता है। तो वो डीम क्यों हो जाता है वो कारण बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पोटेंशियल। देखिए जब ये चेंज होता है, लाइट डीम होती है, इसका मतलब पावर कम होता है। पावर हमेशा करंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, पावर हमेशा क्या होता है, करंट से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब करंट अगर बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, पावर अगर घटेगा इसका मतलब करंट जरूर घटा हुआ है तभी पावर घट गया है ना। तो अब पावर जब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर पावर बल्ब्स डीम हुए हैं मतलब पावर कम हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, करंट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, कभी कभी आप लोग एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो चेंज होता है। जब बल्ब की लाइट डीम होती है वोल्टेज जो है वो चेंज होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिखेगा कभी भी,
जब भी बल्ब डीम होता है तो इसका मतलब है करेंट ड्रॉप किया है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया है या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं किया, ये सब नहीं होगा। हमेशा क्या होगा आंसर, करेंट ड्रॉप किया है। बल्ब का लाइट डीम होने का मतलब ही है करेंट ड्रॉप किया है। ठीक है, ये तो आप रोज़ भी फील करते होंगे घरों में, जब भी पावर हीटर, जहाँ पे ठंडे जगह है वहाँ हीटर वगैरह चलाने से बल्ब की रोशनी थोड़ी डीम हो जाती है। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपके एग्ज़ाम की कंपटीशन की दृष्टि से, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं तो फिज़िक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे। और इसमें मैंने आपको फिज़िक्स थोड़ा समझाने की भी कोशिश की है, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन आप इतना फिज़िक्स जान जाइए कि अगर क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे तो आप उसको समझ के लिख पाए या आंसर दे पाएँ। ठीक है, अगर चैनल मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।